मैं बाबरनामा पढ़ रहा हूँ और इसको अदरवाइज ना लेने तभी बाबर की औलाद कह देंगे। आप देखें मुस्लिम की सोच क्या होती है, हमारे जो वैसे वाले लोग हैं कैसा मस्जिद बना हुआ। मैं खानदानी तौर पर उर्दू खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन मेरी मादरी ज़बान नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो थे कि मेरे जो खास दोस्तों में हुआ करते थे वो मुस्लिम्स नहीं थे। हम कहते हैं कि आप मस्जिदों का खर्च करें, लेकिन मस्जिदों में बराबर लाइब्रेरी खोलो। पूरा हिंदुस्तान एजुकेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज नए अंदाज और नए कलेवर में हमारे साथ एक मेहमान हैं। डॉक्टर शकील परवेज हमारे साथ हैं, जो कि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के गुरु रहे हैं और तालीम देना इनकी जीवन का उद्देश्य रहा है। पहले रोडवेज से नौकरी की शुरुआत की, लेकिन बाद में कॉलेज में आप बतौर व्याख्याता और फिर एक वाइस प्रिंसिपल के लेवल तक आप बड़े स्तर तक पढ़ाने और शिक्षा को किस नजर से देखा जाना चाहिए यह तय किया और उस तय किए जाने को जिया भी। डॉक्टर शकील परवेज साहब, बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में आज। और सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद भी आप तालीम से जुड़े हुए हैं। तमाम जानना चाहेंगे आपके बारे में हमारे दर्शकों के लिए कि अभी आप कहाँ और क्या काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रदीप जी, क्योंकि मुझे तालीम के बारे में मैं जो भी कुछ कहना चाहता हूँ मैंने उसको भोगा है। हालांकि मैं बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता था जहाँ इल्म का बौछार होती थी, और लेकिन मैं जहाँ रहता था, बचपन मेरा जहाँ गुजरा वो जोधपुर की रेलवे कॉलोनी में गुजरा, तो वहाँ पढ़ाई की जगह पर खेल को ज्यादा महत्व दिया जाता था। आप कबड्डी खेलते थे? मैं कबड्डी भी खेलता था, टेनिस भी खेलता था। कबड्डी में मैंने नेशनल खेला, उसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, अलग अलग डिपार्टमेंट से खेले, रेलवे से खेला, पीएनटी से खेला, रोडवे से खेला, और एक लंबा सिलसिला रहा जी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो मैंने बीए ऑनर्स ली। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था, तो वहां जब पता लगा कि सारे के सारे लोग अंग्रेजी के हैं तो बड़ी मुश्किल आ रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ऑनर्स नहीं करूंगा और सिंपल बीए करूंगा। लेकिन मेरे सर थे भंवर सिंह जी चौधरी साहब, अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने वो शाम को, क्योंकि कबड्डी की यूनिवर्सिटी की टीम में मैं रोज प्रैक्टिस करना जाता था, फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्लास में क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा सर वो अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसे कंटिन्यू करें। तो मैंने वो कंटिन्यू किया। मेरी जिंदगी में एक डॉक्टर आर एल शर्मा साहब आए, बाड़मेर के बायतू गांव के स्कूल में एक चपरासी की लड़की थी, और उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन थी वो बाड़मेर स्कूल से की। ब्राइट स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने आर्थर लेविस के अंडर में पीएचडी करी। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि यार सब कुछ यही है शख्स। उसकी जो शख्सियत थी वो इस तरीके की थी कि कोई भी आदमी उसमें मोहित हो जाता था और उसको अनुसरण करने के लिए तैयार हो जाता था। भंवर सिंह जी ने मुझे उनसे मिलाया, मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरा हौसला अफजाई की, कुछ कॉमिक्स दी और कहा तुम इसे पढ़ो और 2-3 दिन बाद अपन फिर लाइब्रेरी में मिलेंगे। उस शख्स का ये फर्क पड़ा कि मैंने उस जमाने में डॉन बर्गडगल की मैक्रो इकोनॉमिक्स किताब आती थी, जो किताब हाथ में ली तो मुझे लगा कि मैं दुनिया का बहुत बड़ा बड़ा लिखा आदमी हूँ, और मैं उसको लेके घर चला गया। अब मैं घर गया तो मुझे तो एक ही लफ्ज समझ में नहीं आता था। नाना जी के पास गया, वो बहुत अदबी, वो इंग्लिश और फारसी और उर्दू के बहुत बड़े आलिम में से थे। उन्होंने मुझे ट्रांसलेट, मैं कहता था आप मुझे ट्रांसलेट कर लो, करवा दो, मैं इसको पढ़ लूंगा। और ये हुआ कि मैं उस दिन के बाद से मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, इकोनॉमिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट रहा एमए की जी। फिर मैंने रिसर्च में मेरा जो था वर्क वो था केडी स्वामी, जो एक वाइस चांसलर भी रहे हैं, अभी भी हयात है जी। उनके अंडर मैंने पीएचडी का काम किया और एक रिसर्च वर्क था मेरा जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के ऊपर था।
केमिकल और इंजीनियरिंग के लिए, तो वही किया। फिर मैं जालौर में मेरी पोस्टिंग हो गई, आरपीएससी से सेलेक्ट हो गया, और मुझे लगा मैं जिंदगी से मुतमईन हूँ। और लड़कों के बीच में रह के मैंने बहुत कोशिश की किसी तरीके से तालीम के इसमें मैं अपना काम करूं, लेकिन साथ साथ में मैं खिलाड़ी भी था, तो खेलता भी रहता था, तो मैंने खेल को भी बहुत आगे बढ़ाया। और विभिन्न, मैं आरसीए का मेंबर भी रहा, एग्जीक्यूटिव मेंबर जी बिल्कुल। उसके अलावा मैं टेनिस का रहा, कबड्डी का तो था ही, मैं खिलाड़ी था क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स खेले थे। और ऑफिशियली मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स के जो बड़े बड़े वेस्टर्न कमांड के टूर्नामेंट होते थे, तो मैंने उनको खिलाया। और मिस्टर बसीम एयर वाइस मार्शल थे जी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम आपको अपनी टीम में लेना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मेरे को आप, उस वक्त मैं ऑनर्स पार्ट फर्स्ट टॉप कर चुका था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप कमीशन दें तो मैं आऊं। तो उन्होंने कहा कमीशन मेरे हाथ में नहीं है, आपको तो प्रेसिडेंट दे सकता है और उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, हम आपको कॉर्पोरल बना के सार्जेंट बना सकते हैं और फिर फ्लाइंग ऑफिसर में। मैंने रिफ्यूज कर दिया और इस क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में आ गया। और यूनिवर्सिटी के मैं राजस्थान एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन में मैंने ज्वाइन कर लिया और 33 साल मैंने नौकरी की, जिसमें ज्यादातर वक्त मेरा जालौर में गुजरा। जी सर, आपने बताया कि डिफेंस से आपको मौका मिला, एक मौका आपको सिविल सर्विसेज में मिला था, आईएएस का इंटरव्यू था आपका। हाँ ये बात है 1986 की जी, जब मैं पैदा हुआ था। हाँ तो उस वक्त क्या था कि हम लोग, एक ग्रुप था हमारे पास, तो हम लोग बहुत जज्बाती लोग थे। उसमें राम सिंह जी भी थे जो डीजीपी उत्तराखंड से रिटायर्ड हुए, और अभी वो ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर भी हैं। एक अमीलाल जी थे, रेलवे के बड़े अधिकारी थे, एक नरेंद्र गौड़ साहब थे, तो हम टैक्स कमिश्नर, चीफ इनकम टैक्स का पीछे जयपुर रहे। तो वो उस वक्त हमारे ये दिल में था कि हम देश के लिए कुछ करें। तो हम जब आसपास देखते तो हमने ये सोचा कि यार हम लोग समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, और समाज में परिवर्तन करने के उद्देश्य से हमने कहा कि यार सबसे पहला आसान तरीका ये कि हमें उन सामाजिक बंधनों को तोड़ना पड़ेगा जो प्रचलित है जी। उसको ध्यान में रखते हुए, जबकि मात्र इतना से उद्देश्य था कि यार हम समाज में एक मैसेज देना चाहते थे। और हमने प्रदीप जी ये तय किया कि हम इंटर रिलीजन और या इंटरकास्ट शादियां करेंगे जी। मैंने की, राम सिंह जी ने की, अमीलाल जी ने की जी। हम सब लोगों ने इंटर रिलीजन शादियां, इंटरकास्ट शादियां की। और लेकिन चूंकि उस वक्त माहौल ही ऐसा था कि हमें लगता था कि हम जिंदगी की सफलता की ओर बढ़ रहे हैं जी। खैर ये सारी चीजें हुई जिंदगी में, और आज हम जो है वो संतुष्ट है, मुतमईन है। आपने उस दौर में तय किया कि हम प्रेम करेंगे उस वक्त बड़ा, अब प्रेम भी करेंगे, और दरअसल प्रेम जो है वो कोई जो मोहब्बत है वो आसानी सी बात नहीं है, उसके लिए जज्बात चाहिए, उसके लिए फीलिंग्स चाहिए, और सबसे खास बात है कि वफादारी चाहिए। तो आईएएस नहीं बन पाए सर आप? हाँ, तो उस वक्त क्या हुआ था कि हम लोगों को पार्टी दी थी, तो उस वक्त मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। हमें 6 तारीख को जाना था, ये जून की बात है, तो 4 जून को एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे बहुत लग गई थी। तो उस वक्त ऐसा सिस्टम नहीं था कि वहाँ फोन कर दें या मैसेज कर दें, मेल कर दें। उस वक्त 86 में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो मैं जा नहीं पाया, बाकी सब लोग गए थे। तो ठीक है, ये मुझे अफसोस नहीं है कि मैं आईएएस नहीं बना, बल्कि मुझे ये खुशी है कि ईश्वर ने मुझे उस पेशे के लिए चुना जो बहुत आदर्श था। और मैं बताऊं ना, संत कही ऐसी नीति प्रभु श्रुति पुराण उन्हीं गाओ, हुई न विमल वेग और गुरु सन किया धुरा। तो ये मैं संतुष्ट हूँ कि भाई मेरे को ईश्वर ने उस जॉब के लिए चुना जिसमें रामचरितमानस में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। जी बिल्कुल। तो शकील सर, शिक्षक का एक ओहदा चुनते हैं, एक फैसला लेते हैं कि वे शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। रोडवेज ज्वाइन की थी आपने बाद में? हाँ, रोडवेज में स्पोर्ट्स कोटे में मेरे को लिया गया था जी। और मुझे याद है कि उस टाइम जोधा साहब रीजनल मैनेजर होते थे, और हमारा बिजली आरसीबी की टीम उस टाइम बहुत बड़ी होती थी, उससे जोधपुर मैच था कबड्डी में प्रोफेशनल्स टीमें थी उस वक्त रेलवे की। तब उन्होंने कहा कि तुम रोडवेज में काम कर लो, तो हम 6 लोगों को उन्होंने हमारी टीम को अच्छा बनाने के लिए रोडवेज की टीम को अपॉइंट किया था। वो भी मेरा एक बहुत अच्छा तजुर्बा था जिंदगी में, उसने भी सिखाया। सबसे बेहतर काम ये हुआ कि मैं खिलाड़ी होने के कारण जो मेरी जो एक्टिविटीज थी वो मैं एक इंसान बन गया।
क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वो दूसरे लोगों से अलग होता है, उसके सोचने का तरीका होता है, उसका डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है, और वो एक अलग तरीके से सोचता है कि मैं जिंदगी में हर लोगों के बारे में, कि भाई प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन वहां पे जो प्रतिस्पर्धा होती है वो इसलिए नहीं होती कि हम जीते हैं जी, बल्कि अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए होती। तो उसने मुझे सिखाया, मैं खिलाड़ी था इसलिए सीखा। हमारे एक मित्र हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका चलाते हैं अमेरिका में जी, वो ये कहते हैं कि हम जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं जी, तो हम इंटरव्यू में पूछते हैं कि क्या आपने कोई खेल खेला है। अगर वो मना करता है तो हम उसे नहीं लेते, और अगर उसने टीम गेम खेला है तो हम उसे प्राथमिकता देते हैं। मैं टीम गेम को इसलिए पसंद, हालांकि मैं टेनिस बहुत लंबे समय से खेला जी, आज भी खेलता हूँ, लेकिन टीम वर्क का जो काम था उसने मुझे जीना सिखाया जी, कि समाज में हमें कैसे जीना है, हमें नेतृत्व कैसे करना है, हमें इंसाफ कैसे करना है, हमें निर्णय कैसे लेना है। आप देखेंगे टेनिस के अंदर अगर आदमी एक शॉट मारता है तो उसकी बॉल 120 से लेकर 140 किलोमीटर की स्पीड से आती है जी, लेकिन दूसरा खिलाड़ी ये परसेप्शन बना लेता है कि उसकी बॉल कहाँ आएगी, कहाँ गिरेगी, मिनटों में, सेकंड्स के भी 100वें हिस्से में। तो यानी कि उसमें निर्णय लेने की इतनी ताकत होती है कि वो तुरंत ले सकता है, और इस चीज ने मुझे सेंस डेवलप होती है, इस चीज ने मुझे जिंदगी में बहुत मेरे योगदान दी, मेरे कंट्रीब्यूट किया, और सफलता के लिए उसने मुझे अग्रसर किया जी। तो रोडवेज से आप फिर कॉलेज लेक्चरर बनते हैं, और उसके बाद का कि एक आईएएस हो जाना, या आपने जो एक बड़ा आजकल एक और बन गया है कि ये व्यक्ति तो यहाँ सफल है। और शकील परवेज सर की सफलता की अगर मैं बात करूं तो जब मैं जालोर गया था 2007 में तो मुझे शकील सर मिले, और मेरे पास जो भी 7, 8, 9 डिग्रियां हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हैं। मैं सिंपल ग्रेजुएट था और आपने कहा आप ये करो वो करो, और मुझ जैसे 1-2 नहीं सैकड़ों हजारों बच्चे हैं जिनको इन्होंने गाइड किया है। सर, हम चैनल के माध्यम से आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि आपने हमें तराशा, और मुझे तो फूल और फूल का अंतर भी नहीं पता था बोलने के लिए। मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा शकील परवेज का क्या मतलब होता है, तो आपने कहा खूबसूरत फूल। मैंने कहा फूल? बोल नहीं फूल। मैंने कहा ये क्या है तो तर्जमा और तखल्लुस का भी बड़ा संकट था हमारा। दरअसल बात यह है कि उर्दू जो है ना बहुत खूबसूरत जुबान है। उर्दू की खूबसूरती इस बात को मुनस्सर करती है कि आपका जो जिसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उच्चारण कहते हैं, और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो उर्दू की खूबसूरती खत्म हो जाती है, और इतने जबरदस्त मायने बदल जाते हैं कि हम जिस चीज को अच्छा कहते हैं वो बिल्कुल निकृष्ट हो जाती है। तो खास तौर पर उर्दू की खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए मैं भी, हालांकि मैं खानदानी तौर पर उर्दू खानदान में पैदा हुआ था, लेकिन मेरी मादरी जबान नहीं थी, क्योंकि हम लोग जो थे कि मेरे जो खास दोस्तों में हुआ करते थे वो मुस्लिम्स नहीं थे। तो लेकिन मैं जब उन लोगों, मेरे दोस्तों के बीच, मुझे याद है कि बहुत सारे दोस्त आज भी बहुत बड़े आईएएस भी हैं, हमेशा उर्दू के मुतालिक इस्लाह लिया करते थे, और मैं उनसे मुतमईन, मैं इसलिए खुश होता था कि वो मेरे से खतो किताबत भी उर्दू में करते थे और पूछते भी। उस जमाने में तो बहुत सारे आईएएस थे। तो लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ दीप जी, मैं अपनी जिंदगी से मुतमईन हूँ और ईश्वर का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक शिक्षक बनाया, और आपने भूमिका निभाई सर, हम जैसे लोगों को गाइड किया। हाँ, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता था कि 2 चीजों पे हमेशा ये कहता था, इंसान को जिंदगी में 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। एक तो उसको खेलना चाहिए जी, और एक उसको पढ़ना चाहिए जी। बिल्कुल, पढ़ना आपकी गिज़ा है, दिमागी गिज़ा है, और सबसे बड़ी बात है रूहानी गिज़ा है, आपको मुख्तलिफ किस्म की खुशी देती है। और आप यकीन करें, मैं आज भी रात को 12-12 बजे तक पढ़ता हूँ, और मुझे जिंदगी का जो फलसफा है वो बहुत नजदीक से मुझे दिखता है, और मैं उससे बहुत खुश होता हूँ। और अपने जो ज्ञान कहता है, इल्म कहता है, मैं अपने दोस्तों के साथ रोज बांटता हूँ। उनका वो नहीं कहता हूँ कि देखिए आप 90% जो लफ्जात हैं वो उर्दू के बोलते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि उर्दू के फरोग में, यानी उसकी प्रगति में, लगभग 170 ऐसे नॉन मुस्लिम शायर हैं जिन्होंने उर्दू को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बिल्कुल अजीम ताकतवर बनाया, बहुत अजीम ताकतवर, मतलब उस अदब को उन्होंने मुख्तलिफ किस्म से अलग रख कर रख दिया। तो मतलब उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा नहीं है, कतई नहीं है जी।
मैं आपको हजारों नाम गिना सकता हूँ, जो जैसे आप रघुपति राय गोरखपुरी साहब की बात करें, क्या जबरदस्त लिखते हैं। अभी राजेंद्र सिंह बेदी की बात करें, जो शहर लगाते थे, पंडित बद्री प्रसाद दत्तात्रेय कैफे, जो कि फादर ऑफ उर्दू कहलाते हैं, शीन काफ निजाम, कृष्ण बिहारी नूर, और ऐसे कृष्ण अदीब, मैं आपको राजेंद्र सिंह बानी, हजारों, दयाशंकर नसीम का कोई मुकाबला ही नहीं होता था। बिल्कुल। ब्रज प्रसाद, पंडित ब्रज प्रसाद चकबस्त जो थे, बहुत मशहूर शायरों में से थे। रात को जो लेख लिखा, एक शेर लिख दिया करते थे, सुबह बवाल हो जाता था, अंग्रेज उनके पीछे पड़ जाते थे जी। इतने जबरदस्त। और उनकी किताबें, ये सारी चीजें हमें तब पता लगता है कि हमें एक बहुत जो अपन जिसको कहते हैं बहुत ज्यादा धनी, बहुत ज्यादा जो कल्चर जो हमारा है, जिसको सिविलाइज कहते हैं, वो वहां से निकलता है। आप उसकी देखिए लताफत, देखिए उसकी इंकसारी, देखिए उसकी तहजीब, देखिए उसकी तमद्दुन, देखिए आपको लगेगा कि आप मुख्तलिफ आदमी है अगर आप उर्दू जबान का इस्तेमाल करते हैं। तो मादरी जबान आपकी कौन सी थी सर? मादरी जबान में मिक्स, मैं आपसे फिर मारवाड़ी, मतलब जोधपुर। जोधपुर का, राजस्थान से रहना, मेरा क्योंकि राजस्थान की जो भाषा है और खास तौर पर जोधपुर की, वो बहुत मिठास लेके आती है। इवन ये कहा जाता है कि अगर आपको गाली भी पकनी है तो बहुत तहजीब से पकनी है। तो मुझे इस जो अदबी मेरी जो दौलत थी मेरे घर में, उसने मुझे जबान का और इल्म का, ये सारी चीजें जो मुझे एक रिच बनाया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी हिंदी के साथ साथ मेरी जबान जो है वो कई भाषाओं में, अंग्रेजी में भी बाद में, हाँ अंग्रेजी में भी किया, लेकिन आज जो मेरा काम चल रहा है वो उर्दू पे चल रहा है और मैं उर्दू पे बहुत काम कर रहा हूँ जी। अभी आप एक इदारा है जिसके आप सीईओ हैं, जो मारवाड़ मुस्लिम वेलफेयर जो सोसाइटी है, तो उसके बारे में बताइए। दरअसल क्या हुआ था कि मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत बड़ी सोसाइटी जिसमें तकरीबन 29 इंस्टीट्यूट्स हैं जी। प्रेप से लेके यूनिवर्सिटी तक उसकी अपनी है, बीएड्स हैं 2-3, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, फार्मेसी है, स्कूल्स है, आईटी जिसमें पास में स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 700-800 कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा। जब मुझे एक्चुअली कोर्ट ने वहां भेजा था, न्यायालय के आदेश पे मुझे वहां रिसीवर लगा गया। मैंने 6 महीने वहां रिसीवर के तौर पे काम किया, तो मुझे वहां बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि मुझे उनमें सुधार करना चाहिए जी। क्योंकि वहाँ गवर्निंग काउंसिल थी नहीं और सर्वा मैं था, तो मैंने सारे जो था, जैसे एग्जांपल मिनिमम वेज एक्ट लागू करना, सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कासिद भेजा करते थे, मैसेंजर्स इनवाइट करने के लिए। तो आप क्या ये सोचते हो कि वो अगर ब्रिटेन के क्राउन के पास जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं तो वो अपनी भाषा में, अरबी भाषा में थोड़ी बोलते थे, वो उन भाषाओं में बोलते थे जो उनकी थी। इसका मतलब है उस वक्त भी इल्म था। तो इल्म के बिना आपकी जिंदगी जो है वो अधूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और आपको देश के साथ चलना है और देश के साथ आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। नहीं आती है तो वो आदमी उस तरफ सोचता भी नहीं, उसकी महत्व भी नहीं जानता, उसका महत्व भी नहीं जानता। कमाना जानते हैं, आपको अच्छे इंजीनियर मिल जाएंगे, आपको अच्छे मैकेनिक मिल जाएंगे और आपको और दूसरे जो टेक्निकल काम है वो मुस्लिम्स के पास मिल जाएगा, तो वो कभी सही तरीके से मैनेज नहीं होगा। अब जैसे हमने ये मुहिम चलाई के ये अच्छी बात है कि आप मस्जिद बनाते हैं, ये अच्छी बात है कि आप मदरसे बनाते हैं, हाँ, आपका दीनी जॉब है। लेकिन चूंकि आज हमारे देश को इस चीज की जरूरत है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के विकास में हम उसमें भागीदार बने जी। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें एजुकेशन, और क्योंकि एजुकेशन से क्या होता है कि आदमी के सोचने का दायरा बढ़ जाता है जी, बढ़ जाता है और वो अपने समाज से निकल के दूसरे समाज के पास जाता है, इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे को समझते हैं, तो ये एक देश की एकता और अखंडता के लिए भी जरूरी है जी। सर, मैं जहां तक देखता हूं चीजें 74% भारत की लिटरेसी है और मुस्लिम लिटरेसी 66% के आसपास है। मतलब मैं आंकड़े हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि
और अगर राजस्थान की बात करें तो 9.1% आबादी मुसलमान है, और राजस्थान की जो लिटरेसी है उससे कम मुस्लिम लिटरेसी, इवन मुस्लिम महिला लिटरेसी राजस्थान की तो 52% ही है। अब आप जब ये बात कर रहे हो जी, मतलब हम लोगों का ये मुहिम था भी कि हम बच्चों को आगे लाएं। अब ये एक एग्जाम होता है जो कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स कंडक्ट कराता है, जिसमें वो नेशनल टैलेंट हंट के नाम से कराता है जी। तो हमने अपनी कोशिश की कि हमारे बच्चों से एग्जाम में बैठे। आप यकीन कर मानेंगे कि मेरे यहाँ से, मेरे स्कूलों से लगभग 80 से 100 लड़के पास हुए स्कॉलरशिप जी। 1 लाख लड़के अपेयर हुए थे, 500 लड़के को स्कॉलरशिप देनी थी, और तकरीबन 1000 सेंटर्स थे इंडिया में। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई कि हमने उन बच्चों को मोटिवेट किया, उनको बताया कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। अब क्या दिक्कत है, आप देखें मुस्लिम की सोच क्या होती है, हमारे जो वैसे वाले लोग हैं कि साहब मस्जिद बना दो, सिर्फ वही कर लो, अच्छी बात है जी। हमें मानना चाहिए कि हमें दीनी तालीम, आदमी को दीनी तालीम एक इंसान बनाती है जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि एक गैर सांप्रदायिक बनाती है, अच्छी दीनी तालीम, अच्छी दीनी तालीम बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। ऑर्थोडॉक्स जो है वो ये चाहते हैं कि भाई हमारा कब्जा है, यहाँ पे एजुकेशन का मामला नहीं, ये इकोनॉमिक मामला है, दुकान का मामला, दुकान का मामला जी बिल्कुल। आप देखें 25 तरह के फिरके हैं हमारे यहाँ, हर फिरका अपनी बात करता है, लेकिन वो ये बात नहीं करता है कि हमें सारे फिरकों को छोड़ के तो तालीम को भी अपने हिसाब से एलोब्रेट करते हैं, वो तालीम को भी एलोब्रेट करते हैं। जबकि तालीम के बारे में आपको मैं इतनी सारी हदीसें बता सकता हूँ जो हमारे पैगंबर प्रॉफिट थे, उन्होंने पढ़ने के लिए अगर आपको चाइना जाना पड़े तो जाइए। अच्छा, ये लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या हमें अरबी ही आती है इसलिए हम पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया की सारी भाषाओं के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई ये जाति विरासत नहीं है। मैं इस बात को भी कहता हूँ कि मान लीजिए मैं संस्कृत बोलता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, हम तो कई बार आपको पंडित शकील परवेज बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, गीता की श्लोक मुझसे ज्यादा आपको आते हैं, बिल्कुल आते हैं और मैं आपको सिखाते हैं जी बिल्कुल, वो आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। अब हुआ क्या है, आपने जब बात कर दी तो नीति शास्त्र का एक श्लोक है, अज्ञा सुख मरा दिया है, सुख तेरा मरा देता, ज्ञान विशेषज्ञ लव दुर्ग एकदम परमापी तम दर्जती। अनपढ़ आदमी को समझाना बहुत आसान है जी, बिकॉज वो अपने नॉलेज को वो छुपाने की कोशिश करता है आपके सामने, और उससे आसान विशेषज्ञ को है जी। अगर आप उसको जो रंग के बारे में जानता है उसको आप काले को सफेद कहना शुरू करो, वो कहेगा सर सॉरी गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो। लेकिन जो अध कचरा है जी, उसको तो भगवान ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। तो हमारे साथ एक्चुअली ये हो रहा है कि हमने किताबें छोड़ दी, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने इल्म छोड़, और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ गए नेट का लेके ये करके। बाकी दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, आपको बताऊं मैं 7वीं शताब्दी से लेके और 13वीं शताब्दी, आपने भी पढ़ा होगा हाउस ऑफ विजडम बगदाद का जी। आप सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैं बहुत सारे नाम बता सकता हूँ, आप उठा के देखिए तो सारा का सारा कंट्रीब्यूशन उन्होंने अपने दीन के खिलाफ जाके भी सारी इनोवेशंस किए। जमीन क्या है, सितारे क्या है, आसमान क्या है, ये सारी चीज उन्होंने बताई। लेकिन हम उस धरोहर को, विरासत को सिर्फ एक महदूद दायरे में, सोच के दायरे में रखकर बाहर आ गए, तो हमारे पास सब कुछ है ही नहीं जी। तो हमें अपने दायरे को तोड़ना पड़ेगा। हम कहते हैं कि आप मस्जिदों का खर्च करें, लेकिन मस्जिदों में के बराबर लाइब्रेरी खोलें, हाँ बिल्कुल, मस्जिदों में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाएं जी, बच्चों पे इस बात का जोर दें। भाई अच्छी बात है, मैंने एक बात कह दी कि आपका जो दीन है वो आपको इंसान बनाने के लिए होना चाहिए जी बिल्कुल, फंडामेंटलिस्ट नहीं, हाँ इब्लिस की ओर ना जाए, इब्लिस की ओर ना जाए। तो जब आप इब्लिस की ओर जाएंगे और इल्म को क्योंकि इल्म जाकर छोड़ेंगे तो ही तो इब्लिस की ओर जाएंगे जी बिल्कुल। इल्म जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उसके अलावा जब मैं इंस्टीट्यूट में गया तो अभी एक किस्सा हुआ मेरे साथ जी, क्योंकि आज का जमाना ये है कि आपका फोटो खींचा जाता है हर सेकेंडरी के एग्जाम्स के अंदर। आप आजकल सीसीटीवी कैमरेज लगते हैं। एक बच्ची ने बुरखा, क्योंकि वो मुस्लिम स्कूल्स भी है, वहाँ ऐसा नहीं है, सभी लोगों के लोग पढ़ते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, टीचर भी सभी धर्म के हैं।
लेकिन वो बच्ची ने कहा कि सर मैं मेरा जो पर्दा जो है वो हटाऊंगी नहीं, आप कहो तो मैं एग्जाम छोड़ के चले जाऊँ। और ऐसे ही हुआ। कोशिश की कि भाई ये दीन इसके लिए, पढ़ाई के लिए आपको रोकता नहीं है जी। आप कल अगर आप डॉक्टर बनोगी, आप पायलट बनोगी, आईपीएस बनोगी, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ, बड़ी बात। हया जो है वो आंखों की है, आंख की शर्म है, बदन की नहीं जी बिल्कुल। लेकिन आप ऐसे कपड़े पहन लें जहाँ बदन की नुमाइश ना हो तो कर सकते हैं, बिल्कुल। बड़ी बात। फिर क्या है, ये सबसे बड़ी बात हमारे बीच में है ना, मैं जोधपुर में रह रहा हूँ तो मुझे ये पता चल रही है कि इंटरेक्शंस नहीं होते दूसरे समाज के लोगों से, संवाद बंद हो गया, संवाद बंद हो गया। लड़के रात को लेकिन मैंने देखा उनके दोस्त है तो मुस्लिम ही है। हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जब तक कि हम दूसरे लोगों से संवाद नहीं करेंगे या उनके धर्म को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे धर्म को क्यों जानेंगे। दिमाग के सफे बंद रहेंगे, आप सफे बंद है, बिल्कुल। बहुत मुश्किल आ रही है। फिर आप देखो एक हर धर्म ने अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स में हो रहा है, लगभग आप अगर जैनों की कॉलोनी में जाएंगे कोशिश करेंगे तो आपको मकान नहीं देंगे। मैं भी आती परेशानी आज की तारीख में, अगर हम फ्लैट खरीदने जाते हैं और मुस्लिम साहब होता है, नहीं, अरे भाई हम लोग यार इस देश के वासी हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना। तो लेकिन वो चीज जानने की कोशिश नहीं करते। अच्छा आप देखो कि तेजा शब्द मैं आपको दम्बोदर को अभिमानी क्रोधा पारुषी अज्ञा चावी जाता से संपदा मसूरी, जहाँ बात इस बात को बहुत साफ साफ कहा गया है कि भाई तुम दम करते हो जी। हर धर्म ही कहता है कि आप दम ना करें, क्रोध ना करें, किसी की जलन ना करें। तो ये अगर महाभारत सिखाती है या आपको धार्मिक किताब सिखाती है तो वो आपके अच्छे इंसान होने के लिए सिखाती है। और यही बात सारे कुरान में मतलब कुरान जो उतारी गई है वो ये नहीं उतारी गई कि मुसलमानों के लिए उतारी गई है। कुरान जो उतारी गई है दुनिया में हर इंसान के अमन व अमान के लिए उतारी। अब वो पढ़ेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। हो रहा क्या है, हमें रटाया जा रहा है। हम नमाज पढ़ रहे हैं और वही आयतें पढ़ रहे हैं जो हमें रटाई हुई है, लेकिन हम ये मायने हमें नहीं आते कि हम ईश्वर से कह रहे क्या है, हम मांग रहे क्या है, हम उससे चाहते क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। ये बात हमारे को समझ में नहीं आती। और जब तक ये समझ में नहीं आएगी तो आप जो है खुले दिमाग का आदमी नहीं बन सकते। अच्छा अब अगर उनसे कहें कि जब इस्लाम फैल रहा था, दीन फैल रहा था, तो पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कासिद भेजा कर मैसेंजर्स इनवाइट करने के लिए। तो आप क्या ये सोचते हो कि वो अगर ब्रिटेन के क्राउन के पास जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं तो वो अपनी भाषा में, अरबी भाषा में थोड़ी बोलते थे, वो उन भाषाओं में बोलते थे जो उनकी थी। इसका मतलब है उस वक्त भी इल्म था। तो इल्म के बिना आपकी जिंदगी जो है वो अधूरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपको देश के साथ चलना है और देश के साथ आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में लिटरेसी की अपन बात कर रहे थे, महिलाएं तो आधी भी नहीं पढ़ी, कैसे बदलेगा ये मयार, कैसे बदलेगा? देखिए नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, तकरीबन हमारे यहाँ 2 स्कूल हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल है। बच्चियां इतनी काबिल हैं क्योंकि मैं रोज उनसे बात करता हूँ और वो सीखने के लिए भी ललाई थी। दिक्कत क्या आ रही है कि हम उनको वो चीजें जो उनको देनी चाहिए एजुकेशन के मामले में, जैसे हमें उनको साइंस पढ़ती हैं, लेकिन वो एक क्या है कि चूंकि स्कूल वैसा है कि सब बच्ची जो है वो पर्दे में आनी चाहिए। आज भी मेरे यहाँ पर 90% बच्ची बुरसा पहन के आती हैं, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, उनका मामला है, लेकिन आखिर में तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो साइंस क्यों पढ़ोगे आप? तो हम लोग इस बात के लिए उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं कि तुम जो है। और मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, बहुत खूबसूरत से बच्चे होते हैं और बहुत ज़हीन बच्चे होते हैं, बस थोड़ी सी जरूरत है उनको तराशने। तो हम उस कोशिश में लगे हुए हैं प्रदीप जी।
अगर कामयाब हुए तो ठीक है, लेकिन हमारी कामयाबी, हमारी कोशिश से पीछे हटने वाले नहीं है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। और हम जो दीनी आलिम हैं उनको भी बात कहते हैं, ठीक है आप अपने दीन के साथ करें, लेकिन आप क्यों नहीं उसको कंप्यूटर पढ़ाना चाहते? आपको मैं एक छोटा सा बात बताऊं। आज मिस्टर मुस्तफा जो है, आप आपको देखना, नेट पे देखते हैं तो वो एआई के फाउंडर है, और आज वो माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ है, मुस्तफा सुलेमान। उनके फादर जो थे वो सीरिया में रहने वाले थे। जब वो अनरेस्ट था तो वो वहां गए, उन्होंने शादी करी वहां की नर्स के साथ, वो बच्चा हुआ। उस बच्चे ने, उसकी आज उम्र 40 साल है, और उसने एआई के माध्यम से सारी दुनिया को बदल दिया, और आज भी वो बहुत काम करते हैं। तो हम कर सकते हैं। आपको हम क्या है, पूरी, मैं आप मुसलमान नहीं, पूरा हिंदुस्तान एजुकेशन ट्रैप में फंसा हुआ है। जी, कैसे? थोड़ा एलैबोरेट। एजुकेशन ट्रैप का मतलब ये हुआ कि हर आदमी कंफर्ट चाहता है। सो रहा हो, उसमें क्या होगा, हर आदमी को आप देखो, ये लाखों लोग आ रहे कहां से? ये लाखों लोग कोटा में आ कहां से रहे? ये लाखों लोग बीएड देने आ कहां से रहे? ये लाखों लोग आईएएस देने आ कहां से रहे? इसमें यहाँ तो पूरा, अच्छा, सिर्फ आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, आप सोचिए मत, और जो उन्होंने पेपर बना के दिया है अपने हिसाब से, उसको सॉल्व कर लीजिए। ये ट्रैप है। हमें कंफर्ट जोन से, कोई ये नहीं सोचता कि यार मैं इनोवेशन करके अपना इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लूंगा। कोई ये नहीं सोचता कि मैं यार अपनी किताब लिख के, क्योंकि वो उसे डर है कि अगर मैं टीचर बन जाऊंगा, प्रोफेसर बन जाऊंगा, तो मुझे मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। आईएएस बन जाऊंगा तो राज कर लूंगा। अब आप देखें, राज कर भी लीजिए, आपको मना नहीं, लेकिन आप कभी आज किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को देख लीजिए, उनको इस तरीके से बांध दिया गया कि उसको दूसरी चीजें सोचने का सवाल ही नहीं उठता। इसके बिल्कुल उलट आप जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां देखें, वो ब्रैक करते हैं इस विशेष सर्कल को, इस एजुकेशन सर्कल को ब्रैक करते हैं, और वो काम करना। डॉक्टर सोचता है कि मेरे बच्चे को चाहे वो रशिया भेज दूं, चाहे और कहीं भेज दूं, डॉक्टर बना दूं, ताकि मेरे प्रोफेशन को संभाल ले। वकील चाहता है कि मेरा बच्चा वकील बन जाए। वो ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आर्मी में चला जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए। मुझे अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक शख्स है, उनका इंटरव्यू किया था, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो कहते हैं कि उनकी लिस्टेड कंपनी है, सैकड़ों करोड़ के वो मालिक, उनके बच्चे ने कहा मेरे इन पैसों का कोई महत्व नहीं, मैं तो म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, बांसुरी बजाना चाहता हूँ। तो अब उन्होंने कहा मैं इसका क्या करूं? बोल, पहले तो मैं डिप्रेशन में हूं, लेकिन अब मैं दूसरों के बच्चों को तैयार कर रहा हूं कि आप बिजनेस कैसे करो। हाँ, वो भी किसी के बच्चे हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। अगर मैंने अपनी मर्जी से नहीं जी तो ये जीना थोड़ी हुआ। क्या बात है भाई। फिर दूसरी बात क्या होता है कि हम वो चीजें करते हैं, हम पढ़ते हैं पर समझते नहीं है। जिस दिन समझने लग जाएंगे उस दिन एजुकेशन का सही मायने पता लग जाएंगे, और जो समझते हैं वो पढ़ते नहीं। इसका बड़ा नुकसान भी है, आज इकोनॉमिक रूप से भी मुसलमान पीछे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये कि मैंने आप इकोनॉमिस्ट है तो मैं आपका कमेंट इसमें चाहूंगा। मैंने आपको एक बात कही, जब एजुकेशन नहीं होगी तो आप घर का काम करेंगे, समझ नहीं। जब समझ नहीं होगी तो आप घर का काम करेंगे जो आपके वालिद करते थे। अगर आपके वालिद बर्तन बनाना है तो आप भी बर्तन बनाएंगे, अगर आपके वालिद साइकिल की दुकान है तो आप भी साइकिल वो भी करेंगे, क्योंकि वो एजुकेशन उनको नहीं मिल रही है जिससे कि वो उस दायरे से बाहर आ जाए। वही विशेष सर्किल वाली बात है, वो उसी में फंसेगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स देखते हैं कि यार टैक्सी ड्राइवर का बच्चा ये बन गया, एक कुली का बच्चा ये बन गया, तो उन लोगों ने कोशिश की उस साइकिल को तोड़ने की। आप भी तोड़ सकते हैं। और हम ये बात बार बार कहते हैं कि मान लीजिएगा, अब अगर जैसे आज की तरह मैं देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन बाहर की तुलना में बहुत कम है। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि मोबाइल है तो हम उसमें गाने देखेंगे,
नाच देखेंगे। आपको कोई ऐसा 10% बंदे ऐसे नहीं मिलेंगे जो एजुकेशन के मुतालिक चीज देखेंगे, समझ बढ़ाने के लिहाज से या किसी भी लिहाज से। फिर आप देखें, एक जमाना था कि हमारी तलफ़ुज़ में गलती हो जाए तो लोग हमें कहते थे कि तुम्हें लिखना नहीं आता, तुम्हें बोलना नहीं आता, गोले करते थे सर। आजकल हमारी जबान, अदब और विषयों को खत्म कर दिया गया है। आपको मैं बताऊं, ये हालत हो गई है कि आप मुझसे भी अगर आप 10 स्पेलिंग्स पूछेंगे तो मैं शायद हो सकता है बता ना पाऊं, क्योंकि अब स्पेलिंग्स का काम ही नहीं है। आपको गुड लिखना ही नहीं है, GUD लिखना है। आपको व्हाट्सएप की भाषा इस्तेमाल करनी है। आपको इस बात का कोई ख्याल ही नहीं है कि भाई अखबार ने जो लफ्ज लिखे हैं वो कहां से आए। और आज भी ये हालत है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपने साथ हमेशा लुगत रखता हूँ, डिक्शनरी, लेक्सिकॉन, फरहद, तुर्की में कामूस कहते हैं। वो इसलिए रखता हूँ कि यार आखिर आप ये चुनाव शब्द कहां से आ गया, ये वकील शब्द कहां से आ गया, ये कैंची शब्द कहां से आ गया, ये लाख शब्द कहां से आ गया, वकालत शब्द कहां से आ गया, जमीन शब्द कहां से आ गया, बर्फ शब्द कहां से आ गया, ज्यादा शब्द कहां से आ गया, बारिश बरसात शब्द कहां से आ गया। इवन सवाल और हल कीजिए, मुहावरे, इंदराज कीजिए, ये शब्द कहां से आते हैं। हमें जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन कपड़ों को आप पहन रहे हैं, उस कपड़े का बटन के बारे में पता नहीं है तो आप फालतू हैं। तो कम से कम एक जो शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी, उसको ये पता होना चाहिए कि ये लफ्ज कहां से आया, कैसा। जैसे एक शब्द है गजब, हाँ, यानी बिजली, उसी से हमने गजबड़ बना लिया। गजब है, बर्क है ना। अब आप जैसे दूर ना जाइए, एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा दृष्टांत था मेरी जिंदगी बदलने का। मैं बाबरनामा पढ़ रहा था, और इसको अदरवाइज ना लेने, तभी बाबर की औलाद कह देंगे मुझे। तो आईने जहांगीर भी पढ़ी है, तो उसमें क्या हो गया, बाबर बहुत पढ़ा लिखा शख्स था जी। आप उसकी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बड़े बड़े शायरों, बड़े बड़े आलिमों की मजाक या गलतियां निकाल दिया करता। उसने एक खत लिखा था हुमायूं को, अपने बेटे। हुमायूं ने उनको जब खत लिखा तो उन्होंने पढ़ा तो उसमें गलती थी, तो उसने लिखा, इडियट, द किंग्स लैंग्वेज मस्ट बी किंग ऑफ लैंग्वेजेस। एक भाषा की भाषा भाषाओं की बादशाह होनी चाहिए। बादशाह की भाषा भाषाओं की बादशाह। हाँ, तो मुझे ये लगा यार कि एक प्रोफेसर की भाषा उसी के मुताबिक होनी चाहिए जो वो जिस उस पद का व्यक्ति है। उस दिन से मैंने अंग्रेजी के मुतालिक या दूसरी भाषाओं के मुतालिक मैं इन बातों का खास तौर ध्यान रखना लगा। बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि ये जो भी शब्द बोले वो गौर से बोले, तहजीब से बोले, और वो कहाँ से आया इसके बारे में बोले। ये आपको अलग तरीके की खुशी देता है। अगर मैं आप शुद्ध उर्दू बोलने लग जाऊंगा तो आपको भी लगेगा कि यार वाकई हम बहुत सारी चीजें हैं जो रोज गलत करते हैं। मुझे लगता है शब्दों के साथ मैं जब फिलॉसफी में पीजी करता था जालोर, तब मेरे सब्जेक्ट था भाषा का दर्शन। उसमें ये है कि आप शब्दों के माध्यम से सिर्फ सूचना ही नहीं पहुंचा रहे, आप एक ऊर्जा भी पहुंचा रहे। अब वो कितनी सकारात्मक और नकारात्मक एक बहुत अच्छी सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था, एक छोटी सी, मैंने आपसे कहा ना कि जो आप जो बोलते हैं वैसा लोग आपको समझते हैं। छोटा सा एक अपन ज्यादा वक्त, क्योंकि आपका वक्त ज्यादा हो जाएगा, इतना वक्त दिया मुझे, एक छोटी सी कहानी सुना खत्म करता हूं। एक मर्तबा एक अंधा शख्स जो था कब्रिस्तान में बैठा था। भाषाओं, जब शब्दों की और भाषा की बात चली, जब मैं बता रहा हूँ जी, तो वो अंधा शख्स वहां बैठा था और इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए अंधे, गांव का रास्ता किधर? तो उसने इशारा किया इधर। इसी थोड़ी देर बाद एक और शख्स आया। उसने कहा, ए बुड्ढे, गांव का रास्ता किधर है? इसके थोड़ी देर बाद एक शख्स आया, उन्होंने कहा, ए बाबा, गांव का रास्ता किधर है? तो उसने कहा, इधर है। इस दरमियान एक चौथा शख्स आता है और वो सलाम अर्ज करता है और वो कहता है, ए बुजुर्ग, गांव का रास्ता किधर है? तो बुजुर्ग ऊपर देखता है और कहता है कि बादशाह सलामत, गांव का रास्ता इधर है,
अभी थोड़ी देर पहले आपके 3 शख्स वो जो है उसमें इस तरफ दौड़ के गए हैं, तो उन्होंने कहा तुम नाबीना हो, अंधे हो, और तुम्हें कैसे पता लगा, तुम या तो झूठे हो। तो उसने कहा हरगिज मैं झूठा नहीं हूँ। तो जब बादशाह ने उसको डराया तो उसने कहा कि ऐसा है, मैंने भाषा के से ही पता लगाया कि जो पहला शख्स था वो चोर था, जिसने मुझे कहा अंधे। दूसरा शख्स जिसने मुझे हे बुड्ढा कहा वो तुम्हारा कोई कारिंदा था, सिपाही होगा। और जो तीसरा शख्स था वो वजीर के लेवल का था, जिसने मुझे बाबा कहा। और चौथा जो शख्स आप हैं, क्योंकि एक बादशाह की भाषा भाषाओं की बादशाह होती है। बिल्कुल। तो मैंने आपको ये आपको आपके मयार को बताती है, आपके ज्ञान को बताती है, आपके इल्म को बताती है, और ये बहुत जरूरी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में कम होता जा रहा है। कोई संदेश आप देना चाहें सर? देखिए, संदेश तो यही है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिंदगी बहुत छोटी है, मुख्तसर है, और ये ईश्वर ने आपको खुशी के लिए दी है कि आप खुशी से जी लें। और खुशी से जीने के लिए मैं सारे लोगों से भी कहता हूँ, आप दूसरे लोगों से मिलें, उनसे बात करें और उनके जीवन को जाने और उनके इल्म को भी जाने। अपने इल्म को महदूद ना रखें। अगर मैं मुसलमान हूं तो यही कहूँ मैं अरबी पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, नहीं। आपको बाइबल भी पढ़नी चाहिए, आपको गीता भी पढ़नी चाहिए, आपको और भी मीमांसा भी पढ़नी चाहिए, वेदास भी पढ़नी चाहिए। वो आपके दिमाग को डाइवर्सिटी देता है और आपका जो बंद पड़ा है, जो बॉक्स है नॉलेज का, उसे खोलता है। और आप जब दुनिया की चारों तरफ देखते हो तो आप देखते हो दुनिया बहुत खूबसूरत है। उसमें आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने दीन को छोड़ दें, बल्कि दीन का मतलब ये होता है कि आप अपने पड़ोसी का ध्यान रखें, आप अपने वकार का ध्यान रखें, दूसरे के वकार का ध्यान, उसको इज्जत दें। आप अपने दूसरों को हकीर ना समझें, आप उसे कमजोर ना समझें, और इस बात का आप फक्र ना करें कि मैं किस कौम से हूं। बस इतनी सी बात है। और इल्म का झंडा लेके बढ़ते रहे। प्रदीप, मैं आज तुम्हारे चैनल पर इसलिए भी आया हूं कि मैं तुम्हें जाती तौर पर जानता हूं कि तुमने हमेशा इल्म को जो था कि भाई दूसरी जगह से महत्व दिया, और इल्म के खातिर की बदौलत तुम आज यहाँ पहुंच चुके हो। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि तुम इल्म को आगे बढ़ाते रहो और लोगों को मैसेज देते। बहुत बहुत धन्यवाद शकील सर ने आज हमें खूब समय दिया और बहुत सी गजब की बातें बताई। सर, हम फिर और कभी विषयों पे आपसे रूबरू होंगे। आज आपने समय दिया इसके लिए। और शकील सर की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और किन विषयों पे सर से बात हो सकती है वो भी जरूर बताएं। धन्यवाद।